हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th। ठीक है, बायोलॉजी। तो देखो, हम इतना जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और वो क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बर्थ, और दूसरा अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको कहते हैं विविपेरस। ओविपेरस नहीं है, अंडे नहीं देते हैं। हम अब बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ह्यूमन बीइंग में, वो शुरुआत कहाँ से होती है उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले मेल और फीमेल में गैमेट बनेंगे। ठीक है, उस गैमेट बनने के बाद क्या होगा, जो स्पर्म है, मेल का जो स्पर्म है उसे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, अब ये जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होगा उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट में ब्लास्टोसिस्ट फेज आएगी और वो ब्लास्टोसिस्ट जो यूटेराइन वॉल रहेगी फीमेल की, उससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब वो अटैच हो जाएगा, उसे इम्प्लांटेशन कहेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद 9 मंथ का ह्यूमन बीइंग में गैस्टेशन पीरियड होता है, जिसमें जो बेबी है, जो एम्ब्रायो था, वो पूरी तरह से डेवलप होगा। और उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी। ठीक है, तो ये जितने भी 6 के 6 फेज हैं, इवेंट्स हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। कभी एग्जाम में पूछ लिया कि ये बताइए कि एक के बाद आप सिक्वेंस को अरेंज करिए, किस प्रकार से आप अरेंज करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा ये इनका सीक्वेंस है। गैमेटोजेनेसिस से लेके पार्चुरेशन तक। पार्चुरेशन सिंपल डिलीवरी तो बेबी है। गैस्टेशन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है कि कितना वो टाइम पीरियड लेगा अपने आप को डेवलप करने में। इम्प्लांटेशन क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच हो जाएगा यूटेराइन वायल से। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, इंसेमिनेशन ध्यान रखिए। तो अब होता क्या है कि अगर हम बात करें, अब एक छोटी सी बात करें हम, मेल और फीमेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, कि जो मेल होता है उसमें स्पर्म बनता कंटिन्यूसली, चाहे वो 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, ओल्ड एज में कंटिन्यूस स्पर्म का स्पर्मेटोजेनेसिस उसके अंदर होती रहती है। बट हम अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल में एक स्टेज के बाद 50 ईयर्स से के बाद मीनोपोज की कंडीशन आ जाती है। और मीनोपोज में होता क्या है भाई साहब, जो अंडा बनने की प्रक्रिया है ना, जो ओवम का बनना होता है वो रुक जाता है, इसे कहते हैं ओवम सीजेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ओवम बनता नहीं है जब फीमेल लगभग 50 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा, हम बात करें इनके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की, तो देखो प्यूबर्टी, हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो ये है, फीमेल्स की मैं बात करूँ तो जनरली 13 to 14 ईयर्स प्यूबर्टी का टाइम पीरियड है। उस समय क्या होगा, प्राइमरी सेक्स करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स उनमें बनने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार मेल की बात करूं तो लगभग 14 ईयर्स, ठीक है, ये माना जाता है ना। हम कई बार देखते क्या कि कौन कौन से चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो मेल हैं उनकी जो वॉइस हो जाएगी, उसकी पिच लो हो जाएगी, भारी हो जाएगी आवाज़। ठीक है, हेयर्स ग्रो हो जाएंगी पूरी बॉडी पर। ठीक है, हाइट का बढ़ना। ठीक है, जेनेटल ट्रैक्ट में हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स, इन सभी चीज़ों का बनना शुरू हो जाता है। ऐसी फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ठीक है, उनकी वॉइस थोड़ी पतली हो जाएगी। ठीक है, तो हम प्यूबिक हेयर्स का उनमें बनना शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब प्यूबर्टी आती है तो ये हम उनमें साइन देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब अगली बात आती है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो लोकेटेड कहाँ पे, तो वो है पेल्विस रीजन में। और पेल्विस रीजन क्या होता है, ये होता है जब हम बात करें कॉकिक्स की, फीमर की। ठीक है, कोकिक्स और फीमर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये वाला है हिस्सा। ठीक है, और यहाँ पे प्यूबिस, इस्चियम, इलियम, ये सारी की सारी क्या हैं, बॉन्स हैं। ओके, स्क्रोटम और सैक्रोइलियक पॉइंट पॉइंट की जॉइंट की हम बात करें, ये मेल पेल्विस। यहाँ से क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ह्यूमन जेनिटेलिया। ठीक है, तो ये तो है ह्यूमन बीइंग की हम बात करें। अब ह्यूमन बीइंग में क्या मिलेगा आपको, जो पेल्विस रीजन पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस मिलेंगे 1 पेयर। ठीक है, एसेसरी डक्ट मिलेंगी, एपिडाइडाइमिस मिलेगा, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस, इन सभी की हम बात करेंगे, ये डक्ट्स होती हैं। ग्लैंड्स मिलेंगी और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं, उसकी लोकेशन, उसकी पोजिशन कहाँ पे है ये। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। देखो भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी डिटेल में और ढंग से।
सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आप इस डायग्राम पर थोड़ा सा अपना अपना ध्यान लगाइए। तो यहाँ पे आपको मेल पेल्विक गर्डल दिख रहा है और यहाँ पे फीमेल पेल्विक गर्डल दिख रहा है। यहाँ पे आप एक मेजर डिफरेंस जो देख पा रहे हैं वो ये है कि जो ये जो एरिया है ये क्या वाइड है, ठीक है। प्रकृति ने फीमेल पेल्विक गर्डल को मेल के कंपेरिजन में वाइड बनाया है। कारण क्या है, क्योंकि उन्हें बेबी का डिलीवरी करना है, ठीक है। तो ये प्रकृति की ये जो स्थापना है वो ऐसे शुरू हुई है। प्रकृति ने उन चीज़ों को पहले ही स्थापित कर दिया जिनको आगे चल के काम करना ज़्यादा बेहतरीन। तो ऐसे मेल पेल्विक गर्डल का साइज बड़ा है, सिंपल बात ये है। तो अब हम शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। अभी आप कुछ मत देखो ये डायग्राम, बस इसको करने के बाद इसको फिनिश करो। अब हम आगे पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में, सबसे पहले आपने लोकेशन जानी, फिर आपने जाना इसमें है क्या क्या। इसमें एक पेयर टेस्टिस होता है, ठीक है। इसके साथ साथ असेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा टेस्टिस की, ठीक है। वन बाय वन इन सभी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं टेस्टिस की। जो टेस्टिस है वो सिचुएटेड कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, विद इन ए पाउच। उस पाउच का नाम क्या, स्क्रोटम है, ठीक है भाई लोग, स्क्रोटम है। ओके, अब ये स्क्रोटम करता क्या है, ये ना करेगा क्या कि ये लो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। जो आपका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे ये जो स्क्रोटम हेल्प क्या करेगा, टेस्टिस के टेम्परेचर को करीब करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर कर देगा। अब करेगा क्यों, क्योंकि देखो ये बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है, इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि इसी पे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा, है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। तो स्क्रोटम एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, तो उसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, स्क्रोटम है क्या, कहाँ पे है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो लेयरिंग है इसकी, ये है जो लेयरिंग या ये क्या है, स्क्रोटम है। ये वो पाउच जिसमें क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। इन डायग्राम्स की भी हम अभी डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन सारा कुछ। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। टेस्टिस, ठीक है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो भाई, मेल गोनेट्स है, ठीक है, होमोलोगस टू ओवरी। जैसे फीमेल में ओवरी है इसी प्रकार मेल्स में क्या है, मेल गोनेट्स हैं, टेस्टिस हैं, ठीक है। अब देखो ये जो अभी आप देख पा रहे हैं जो टेस्टिस है ये किस में है, ये सस्पेंडेड किस में है, स्क्रोटम में है। किसके द्वारा, किसी अटैच तो होगा किसी न किसी से, जिसे अटैच है उसको कहते हैं स्पर्मेटिक कोर्ड, ठीक है। ये एक ऐसी सिंपल सी ऊपर से ऐसी एक कोर्ड है जो इससे अटैच कर पाएगी स्क्रोटम से, ठीक है, वो मिल पाए उससे, ठीक है, सिंपल, जिससे कि वो अपनी पोजीशन में रहे, इसलिए है। और वो ऑब्लिकली अपने आप को स्थापित कर पाए टेस्टिस, इसलिए ऐसा होता है। स्पर्मेटिक कोर्ड उस अटैच करवा देती है उसको स्क्रोटम से। दूसरा, हम टेस्टिस को देखें वो एक साइड से कंप्रेस होता है और ओवल शेप होता है। उसका कारण केवल कितना रहा होगा कि एक टेस्टिस तो कंप्रेस रहेगा साइड टू साइड, उसका कारण केवल इन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की वजह से है, ठीक है, इतना समझ लो आप लोग, ठीक है। हम एडल्ट में देखना अब शुरू करेंगे, उससे पहले छोटी छोटी बातें और जान लो। देखो ये स्किन है, ठीक है, लेयर्स ऑफ स्क्रोटम में सबसे पहले आपने देखी ऊपर ये स्किन है, स्किन के नीचे अब अगर आप गौर करें तो डार्टोस मसल्स हैं, डार्टोस, फिर स्पर्मेटिक फैशिया है, क्रीमेस्टर मसल एंड फैशिया है, और इंटल स्पर्मेटिक फैशिया। ये सब क्या है, ये सारी सारी लेयर्स हैं स्क्रोटम की, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ, ये है स्क्रोटम। ये सारी सारी लेयर्स हैं, मसल्स प्रेजेंट हैं जो टेस्टिस को बहुत सारा जगह पे एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, सिंपल ये समझो। अब एडल्ट्स में ईच टेस्ट जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है, ठीक है। अब लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, सिंपल। टेस्टिस को कवर करने के लिए एक डेंस कवरिंग होती है। अब देखो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है तो इसको कवर करना पड़ेगा, सिंपल बात ये है, ठीक है भाई लोग। अब हम अगली बात करेंगे, देखो टेस्टिस को जब कवर किया जाता है, कवरिंग के बाद हम बात करते हैं कि टेस्टिस के अंदर ना कंपार्टमेंट्स की, ठीक है, कि कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपने इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। टेस्टिकुलर लोबल्स, इसको देखिए एक बार। तो अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो हर एक टेस्ट में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं भाई साहब, 250 कंपार्टमेंट, इसी को हम कहते हैं इन 250 कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स, है ना, लोब्यूल शेप्ड होते हैं। अब हर एक लोब्यूल में क्या होता है, 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि टोटल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने ह्यूमन बीइंग में, तो आप क्या कहेंगे, 250 कंपार्टमेंट एक में और 250 कंपार्टमेंट दूसरे में, जाने कि 500। ठीक है, अब एक लोब्यूल में, अब आप क्या बोलेंगे कि 250 लोब्यूल हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं, तो लमसम हम क्या मान लेंगे कि एक टेस्टिस में हम लोगों को कितनी ज़्यादा सेमनीफेरस ट्यूबल देखने को मिलेंगे, 750। भाई इसमें 250 है, एक में 3 आ सकते हैं, तो 750 सेमनीफेरस ट्यूबल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब इनमें होता क्या है सेमनीफेरस ट्यूबल्स में, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में, अब इसका डायग्राम की हम बात करेंगे। सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होते हैं स्पर्म। स्पर्म की बनने की जो प्रक्रिया है वो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में शुरू होती है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, हमने बात की इसकी थोड़ी थोड़ी, है ना। ये दोबारा आएगा, लेकिन उससे पहले ना ये 2-3 डायग्राम तुम देखना शुरू करो। देखो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखने से पहले तुम ना इनको पढ़ो तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो टेस्टिस होता है वो 3 लेयर से कवर्ड होता है। जो सबसे ऊपरली वाली लेयर होती है, आउटर कवर जो होता है, उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। जो मिडिल लेयर होती है और जिसमें फाइबरस कैप्सूल देखने को मिलता है, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो इनर मोस्ट है, दिस इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो ये शब्द है वेस्कुलोसा, वो इंटरनल के लिए हमेशा यूज किया जाता है। तो इंटरनल कवरिंग किससे बनी हुई है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सिंपल बात। अब देखो, अब हमें देखने को क्या मिलता है, एक फाइबरस जो कैप्सूल है वो देखने को मिलता है। तो उस फाइबरस कैप्सूल को टेस्टिस की कवरिंग में, जो अभी आप मिडिल लेयर में देख पा रही हैं उसको, उसमें क्या जुड़ी हुई होती है, एक फाइबरस कॉर्ड जुड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुबर्नाकुलम। और ये गुबर्नाकुलम करता क्या है, ये टेस्टिस को स्क्रोटल वॉल से कनेक्ट करता है। ओके, देखो मान के चलिए दिस इज स्क्रोटम, दिस इज टेस्टिस। तो टेस्टिस को इससे जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। ये इसमें सस्पेंडेड तो है, लेकिन सस्पेंड भी कैसे है, पहले वो अटैच है किसी ना किसी से। तो ग्यूबर्नाकुलम नाम की कॉर्ड होती है जो उसको स्क्रोटल वॉल से अटैच करती है। ओके, अब अगली बात, अब होता क्या है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस थ्रू द इंग्यूनल कैनाल इज गाइडेंस ऑफ द फाइब्रस स्ट्रैंड कॉल्ड गुबर्नाकुलम। अब गुबर्नाकुलम एक और काम करता है, ठीक है, ये कनेक्ट, ये फाइब्रस कॉर्ड है। तो हम देखते क्या है, जैसे अब एक खास बात ध्यान रखना, जब हम एम्ब्रायोनिक स्टेज में होते हैं मेल्स, तो होता क्या है, उनके जो टेस्टिस होते हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे 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 पार्चुरेशन आता है तो टेस्टिस नीचे डिसेंड हो जाते हैं, ठीक है भाई लोग, नीचे की तरफ आ जाते हैं। वो जो टेस्टिस का डिसेंट है वो इंग्यूनल कनाल की वजह से है, और ठीक है, और इंग्यूनल कनाल उसको नीचे की तरफ भेजेगी और वो भेज पाएगी एक फाइब्रस कॉर्ड से। उस फाइब्रस कॉर्ड का नाम है गुबर्नाकुलम, ठीक है। वो एब्डोमिनल कैविटी से, अब सिंपल, वो एब्डोमिनल कैविटी से कौन सी कैविटी में आ जाएगा, स्क्रोटम कैविटी में आ जाएगा। सिंपल बात ये समझो तुम, ठीक है, जन्म के समय, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि गुबर्नाकुलम है उसमें। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, एक शब्द है ऑर्चिडेक्टोमी। ऑर्चिकोडेक्टोमी हम करते क्या है, जो टेस्टिकल होते हैं ना, उनको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। और वो हटाने की प्रक्रिया कैसे होती है, सर्जरी से, ठीक है, सर्जरी कर दिया, उनको हटा दिया। अब हटा क्यों दिया, तो देखो आपने कई बार देखा होगा, जो बैल होते हैं उनके टेस्टिकल को क्या कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है पहले बचपन में। उसका कारण क्या है, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा एग्रेसिव ना बना पाएँ, ठीक है। आपको सिंपल बात पता है कि यहाँ पे मेल हार्मोन का जनरेशन होगा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल क्या होते हैं, थोड़े एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव होते हैं। तो ये एग्रेसिवनेस को कम किया जाए, उस एग्रेसिवनेस को नष्ट किया जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, ऑर्चिडेक्टोमी, ठीक है। कास्ट्रेशन भी बोलते हैं। कास्ट्रेशन उस अवस्था को बोलते हैं जब दोनों के दोनों टेस्टिस को आप लोग निकाल लेते हो भाई, बिल्कुल ही। बहुत सारे देशों में तो सज़ा भी है कि अगर कोई बहुत बड़ा रेपिस्ट है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बार बार उसका आना जाना है जेल में, तो कास्ट्रेशन कर दो भाई, सिंपल, ठीक है। टेस्टिस को हटा दो, उसमें एग्रेसिवनेस ही नहीं बचेगी। तो ये बात समझो। बुल की हम बात करें तो बुल में भी किया जाता है कैस्ट्रेशन, टेस्टिकल को रिमूव कर दिया सर्जरी से, ओके, और ऑर्चिडेक्टोमी। तो ये बात होगी। अब छोटी छोटी आप इन चीज़ों को ध्यान दो। देखो ये जो इंटरनल लेयर्स होती हैं स्किन की, ये पेरिटोनियम है, ये रहा टेस्टिकल,
ठीक है। अब मैंने कहा गुबर्नाकुलम इसको किससे अटैच करके रखेगा, स्क्रोटम से, ठीक है। फ्यूचर में जो स्क्रोटम बनेगा दिस इज फ्यूचर स्क्रोटम, अभी तो एब्डोमिनल कैविटी में है, ठीक है, गैस्टेशन पीरियड के दौरान एम्ब्रायो में। तो आपने देखा क्या, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो टेस्टिकल है वो नीचे डिसेंड किया जाता है, किसकी वजह से, एक फाइब्रस कॉर्ड है जिसका नाम क्या है, गुबर्नाक्यूलम है। ओके, ये वेजिनेलिस क्या है, ठीक है, वेजिनेलिस क्या है, सबसे आउटर कवरिंग, ठीक है। तो चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप इस डायग्राम की तरफ थोड़ा ध्यान दें तो इसमें केवल ब्लड वेजल्स की थोड़ी वो बताई गई, ब्लड वेजल्स कहाँ से कहाँ हैं, इसको भी हम देख लेंगे, अभी अभी 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। इसको देख लो और इस डायग्राम क्लियर देख लो, ये है ब्लैडर, ओके, ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर, ये है ब्लैडर और ये क्या है, टेस्टिकल्स। तो ऐसे ब्लैडर को ये कैसे ऐसा लूप बना के ये नीचे की तरफ आता है। तो गुबर्नाकुलम के बारे में दिखाया गया है इस डायग्राम में केवल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि टेस्टिकल जन्म से पहले जब हम होते हैं एम्ब्रियन फेज में तो कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, और उसके बाद वो नीचे डिसेंड कर जाते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। अब देखो भाई, ब्लड सप्लाई टेस्टिकल्स में यहाँ से है, ठीक है, टेस्टिकल्स में यहाँ से है, यह है टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जैसे आप इस कवरिंग को देख रहे हैं, दिस इज एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस के बाद आप ये ट्यूब जो देख पा रहे हैं, दिस इज वासा डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ब्लड सप्लाई इसमें यहाँ से होती है, ओके। छोटी बात, एक बात खत्म कर दी हमने। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हल्का सा, और देखो ये जो वासा डिफरेंस है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये पेनिस है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये है वासा डिफरेंस, ये है जो ये है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस करता क्या है, ये सीधा का सीधा किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है एपिडाइडाइमिस से, ठीक है भाई लोग। और एपिडाइडाइमिस से जहाँ से जुड़ता है वो है कॉर्डा एपिडाइडाइमिस भी 3 टाइप का है, ठीक है, कॉर्पस एपिडाइडाइमिस, कॉर्डा एपिडाइडाइमिस और कैपुट एपिडाइडाइमिस। कैपुट एपिडाइडाइमिस, कैपुट शब्द का मतलब होता है हेड, ठीक है, जहाँ से एपिडाइडाइमिस की शुरुआत हुआ वो कैपिट एपिडाइमिस, जो उसकी बॉडी है उसको हम कहते हैं कॉर्पस एपिडाइडाइमिस, और जो एपिडाइमिस का टेल होता है उसे हम कहते हैं कॉर्डा एपिडाइमिस। अब ये आएगा, लेकिन यहाँ मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वासा डिफरेंस है ना, ये जो मेल असेसरी डक्ट है वो यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट है वो इससे पूरा का पूरा। सेमिफेरस ट्यूबल्स, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है, सेफ्टा कवरिंग्स, ठीक है, एफरेंट, ये सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो हम अगली बात जान लेते हैं कि अब ये जो हमने देखा है कि देखो हर एक लोब्यूल में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड, ठीक है, ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड क्या होती हैं, सेमिफेरस ट्यूबल होते हैं। अब इनमें बनेंगे क्या, इनमें स्पर्म बनेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं और सेमिफेरस ट्यूबल्स की, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो भाई, जो हर एक सेमिफेरस ट्यूबल है इसमें 2 टाइप की सेल होती है अंदर की साइड, ठीक है, क्या होती है, 2 टाइप की सेल होती है अंदर की साइड। एक होती है मेल जर्म सेल, जिसमें म्यूसिस डिवीजन से क्या बनेगा, स्पर्म्स बनने शुरू होंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर उससे क्या बनेगा, स्पर्म बनेंगे। दूसरी एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है जर्म सेल को। भाई भोजन का तो सब जगह ज़रूरत है इस मेल जर्म सेल को और ग्रो करने के लिए, ताकि वो स्पर्मेटोगोनिया कर पाए, म्यूटिक डिवीजन कर पाए और स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाए। तो सर्टोली सेल क्या देती रहती हैं, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती रहती हैं, ठीक है। चलो अब हम और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, सर्टोल सेल के बारे में और देख लेते हैं। जो सर्टोल सेल्स होती हैं उनको सस्टेनिकुलर सेल भी कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी सेल होती हैं और कॉलम लाइक होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं ये, ठीक है, ऐसा कॉलम बना हुआ होता है इनमें, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल को। अब हम बात करते हैं मेल जर्म सेल का दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया। इनका ऑरिजिन क्या है, एंडोडर्मल, ठीक है, आपको पता है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो एंडोडर्मल ऑरिजिन किसका, स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल का। अब इसमें 4 से 8 लेयर्स होती हैं, ओके। अब दूसरा इसका एक खास काम और है कि एक ये हार्मोन बनाता है, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक हार्मोन को ये बनाता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,